हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने पॉलिनेशन पढ़ा था और सीखा था सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी क्या होता है, जीटनोगैमी क्या होता है और जेनोगैमी क्या होता है। और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, बायोटिक, एबायोटिक, इनके बारे में बात की थी। आज की हमारी क्लास है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पर। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब ये है कि वो मेथड या वो मैकेनिज्म जो कि प्लांट यूज करता है टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, कि उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो पहला सवाल तो यही कि प्लांट क्यों कोशिश करता है कि उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। क्योंकि अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है वीकर प्रोजेनी, कि मतलब अगले जो प्लांट्स पैदा होंगे वो काफ़ी वीक होंगे, उनकी अच्छी फसल नहीं होगी, लाइफ स्पैन उनका अच्छा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा तादाद में वो सीड्स भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए प्लांट कोशिश करता है कि उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। हैरत की बात यह है कि ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट इस दुनिया के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाते हैं। एनसीईआरटी में लाइन हो सकता है ये लाइन ही आपसे कंपटीशन पूछ ली जाए कि द मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूसेस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। एनसीईआरटी लिखती है हर्माफ्रोडाइट मतलब कि बाइसेक्सुअल फ्लावर के एक ही फ्लावर के अंदर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन मौजूद होंगे। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हुए भी प्लांट्स के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, उसकी बहुत सारी वजह है। जैसे एक बहुत सिंपल सी वजह यह है कि आपको सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बताया गया था कि सेल्फ पॉलिनेशन तभी होगा जबकि सिंक्रोनी हो पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में, कि दोनों सेम टाइम पर मैच्योर हो। जब पॉलन ग्रेन रिलीज होता है एंथर से तो उसी टाइम स्टिग्मा भी रिसेप्टिव हो जाए। और अगर ऐसा ना हो, कि अगर सिंक्रोनी ना हो पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में, तो पता चला कि मेल वाला पार्ट मैच्योर हो गया, उसने पॉलन ग्रेन निकाल दिए, लेकिन फीमेल वाला पार्ट अभी मैच्योर ही नहीं हुआ, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। या स्टिग्मा तो रिसेप्टिव हो गया लेकिन अभी एंथर ने अपने अंदर से पॉलन ग्रेन निकाले ही नहीं है। ये कंडीशन कहलाती है डाइकोगैमी। एनसीईआरटी में टर्म तो नहीं दे रखी है लेकिन प्रीवियस ईयर में ये लफ्ज भी आ चुका है कि द मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट द डिफरेंट टाइम। मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट टाइम, तो आपको आंसर लगाना होगा डाइकोगैमी। डाइकोगैमी। तो पहली बात इन्होंने डाइकोगैमी से रिलेटेड ही बताई कि अगर मैचुरेशन होता है एंथर स्टिग्मा का डिफरेंट टाइम पर तो फिर ऐसे में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। दूसरी कंडीशन में बताइए कि अगर स्टैमिन और कार्पल की लेंथ छोटी बड़ी हो, तो अगर हाइट छोटी बड़ी है तो जाहिर सी बात है फिर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। अगर डिफरेंट हाइट है स्टैमिन और कार्पल की तो इसके लिए लफ्ज आता है हेट्रोस्टाइली। क्या लफ्ज आता है? हेट्रोस्टाइली। ये भी एक वजह है सेल्फ पॉलिनेशन ना होने की, कि उधर आपने पढ़ा था कि सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर की ऑटोगैमी तभी होगा कि जब दोनों बहुत क्लोज हो। लेकिन अगर मेल वाला पार्ट बहुत लंबा फीमेल छोटा है, फीमेल वाला पार्ट बहुत लंबा मेल छोटा है, तो ऐसे में सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बहुत ना के बराबर हो जाते हैं। ये भी एक वजह है कि सेल्फ पॉलिनेशन ऐसे प्लांट्स के अंदर नहीं हो पाता। तीसरी इंपॉर्टेंट वजह जो प्लांट्स के अंदर देखी जाती है सेल्फ पॉलिनेशन ना होने की, कि वो बनाते हैं मोनोशियस प्लांट्स। तो ऐसे में फिर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। अब दो बातें यहाँ पर हो सकती हैं कि एक फ्लावर के अंदर, एक प्लांट के अंदर मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है। मेल फ्लावर मतलब कि स्टैमिनेट फ्लावर, फीमेल फ्लावर मतलब पिस्टिलेट फ्लावर। तो ऐसे में ऑटोगैमी तो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही टाइप के फ्लावर एक प्लांट में मौजूद हैं, तो जीटनोगैमी हो सकती है एक ही प्लांट पर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर। और अगर ऐसा होता, इमेज कैस्चर में ऐसा देखा जाता है, और अगर ऐसा हुआ कि मेल प्लांट वाले फ्लावर अलग हैं, फीमेल प्लांट वाले फ्लावर अलग है, तो ऐसे में ना तो ऑटोगैमी होगा ना जीटनोगैमी होगा। केवल एक ही कंडीशन है कि इस प्लांट से फ्लावर उड़कर, पॉलन ग्रेन उड़कर दूसरे प्लांट के ऊपर जाए। अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे पॉलन ग्रेन जाता है तो हम इसे जेनोगैमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो हम ये बात यहाँ से समझते हैं कि अगर फ्लावर मोनोशियस हैं, अगर प्लांट्स मोनोशियस हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर सेम प्लांट के ऊपर मौजूद है तो ऐसे प्लांट को मोनोशियस बोला जाता है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर अलग अलग प्लांट में मौजूद है तो ऐसे प्लांट को डायोशियस बोला जाता है। तो दो लफ्ज आप याद रखेंगे कि प्लांट्स के लिए लफ्ज आता है मोनोशियस और डायोशियस, और फ्लावर के लिए लफ्ज आता है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो फिलहाल एक जनरल बात यह भी है कि मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन तब भी उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। ये भी बात याद रखनी है। और ये बात भी याद रखनी है कि एक वजह यह भी है कि प्लांट्स मोनोशियस हैं या डायोशियस है, उनके ऊपर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर एक ही प्लांट के ऊपर मौजूद है तो जीटनोगैमी हो जाएगी, जैसे मेस कैस्चर में देखा जाता है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर अलग अलग प्लांट में मौजूद है तो फिर इनमें क्रॉस पॉलिनेशन यानी जेनोगैमी हो पाएगी। तो अगर प्लांट मोनोशियस हैं या फिर प्लांट डायोशियस हैं, ऐसे में फ्लावर यूनिसेक्सुअल होंगे। फ्लावर कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल होंगे। तो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर मौजूद हैं मोनोशियस डायोशियस प्लांट्स के ऊपर तो ऐसे में आपको नहीं नजर आएगा सेल्फ पॉलिनेशन। चौथी एक और इंपॉर्टेंट वजह ये कि इसमें प्लांट्स के अंदर देखी जाती है सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी।
क्या देखा था, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी, इसे सेल्फ स्टेरिलिटी भी बोला जाता है, सेल्फ स्टेरिलिटी भी बोला जाता है। कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सिमिलर स्टाइल जीन मौजूद होते हैं पॉलन ग्रेन के लिए स्टिग्मा के ऊपर, या फिर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इस पॉलन ग्रेन के ऊपर ही स्टेराइल जीन मौजूद है। इसकी वजह से होता है कि सेम फ्लावर के अंदर पॉलन पिस्टिल के अंदर इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो अगर ये सिमिलर स्टाइल जीन मौजूद हैं पॉलन ग्रेन या स्टिग्मा के ऊपर, तो ऐसे में अपने फ्लावर के पॉलन ग्रेन को प्लांट कबूल नहीं करता है, पिस्टिल कबूल नहीं करता, इसे बोला था सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो बहुत दफ़ा ये देखा जाता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हुए सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर स्टाइल जीन, और इस कंडीशन को बोला जाता है सेल्फ स्टेरिलिटी या फिर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। याद रही ये वाली बात। इसके अलावा दो वजूहात और हैं जिसका एनसीईआरटी में जिक्र नहीं किया गया। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक बीच में मैकेनिकल बैरियर मौजूद है जिसकी वजह, मतलब पॉलन ग्रेन एक जेली लाइक कवरिंग के अंदर मौजूद है जिसकी वजह से ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा सेम फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन का, यानी ऑटोगैमी नहीं हो पा रही है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्रीपोटेंसी कंडीशन देखी जाती है कि अपने ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन आए उससे पहले किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन लैंड कर जाता है स्टिग्मा पर, और फिर पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट शुरू हो जाती है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। एक बार देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताएगा। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब हम समझ चुके हैं कि वो मैकेनिज्म या मेथड जिसके ज़रिए प्लांट्स अपने अंदर सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूसेस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट मतलब कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी एक ही फ्लावर के अंदर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मौजूद होंगे। ये लाइन कॉम्पिटिशन में पूछी जा सकती है। ट्रू फॉल्स है, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूसेस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स एंड पॉलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ऐसे में चांसेस हैं कि पॉलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पर आ जाए, अपने ही पिस्टिल पर आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा प्लांट क्यों अवॉइड करता है? कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इस लाइन पर भी कॉम्पिटिशन बहुत बार सवाल आ चुका है। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कई सारे मेथड्स देखे जाते हैं जिसके ज़रिए वो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। वन बाय वन इन्होंने इसको समझाया। इन सम स्पीशीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज, यानी साथ साथ नहीं हो पाता है। इसी कंडीशन को बोला जाता है डाइकोगैमी। क्या बोला जाता है इसे? डाइकोगैमी। तो इन सम स्पीशीज पॉलन release and stigma receptivity are not synchronized. Either the pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive much before the release of the pollen. ये पहली कंडीशन हुई डाइकोगैमी वाली। दूसरी बात यहाँ बताई गई है, in some other species the anther and the stigma are placed at different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. The anther and the stigma are placed at different position, यानी उनकी हाइट डिफरेंट है। मेल वाला पार्ट लंबा है, फीमेल वाला पार्ट छोटा है, फीमेल वाला पार्ट लंबा है, मेल वाला पार्ट छोटा है। इस कंडीशन के लिए टर्म आती है हेटेरोस्टाइलिक, डिफरेंट हाइट ऑफ स्टाइल एंड द फिलामेंट। तो उसकी वजह से क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। सो दैट द सेल्फ कैन नॉट, बट बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी। इन दोनों से ही ऑटोगैमी नहीं होती। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी को सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहा जाता है। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, आप याद रखेंगे, जीन्स वगैरह के बारे में बात होती है यहाँ पर। एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। अब यहाँ से एक बहुत शानदार सवाल बन सकता है कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब ये सिमिलर स्टाइल जीन मौजूद है। अब सिमिलर स्टाइल जीन तो क्योंकि प्लांट के जीन तो सेम ही होंगे, अब चाहे वो उसी फूल के हों, चाहे पॉलन ग्रेन, या फिर उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के हों, अब जीन्स तो वही होंगे। इसलिए अगर सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है तो ना तो ऑटोगैमी होगी और ना ही फिर जीट्रोगैमी हो पाएगी, दूसरे प्लांट का आ सकता है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन केवल हो सकता है। एनसीईआरटी ने यहाँ पर इसको इशारतन लिखा भी है। दिस इज जेनेटिक दैट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, यानी ना तो ऑटोगैमी ही होगी और ना ही जीटनोगैमी हो पाएगी। फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग द पॉलन जर्मिनेशन और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन पिस्टिल। उन्होंने बताया कि इस तरीके से रोका जाता है, या तो पॉलन जर्मिनेट ही नहीं होगा, यानी पॉलन ट्यूब ही नहीं बन पाएगी, और अगर पॉलन ट्यूब बन भी गई तो फिर वो स्टाइल को क्रॉस नहीं कर पाएगी, वहीं रुक जाएगी। Another device to prevent self pollination is the production of the unisexual flowers.
यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स का फॉर्मेशन। अब ये यूनिसेक्शुअल फ्लावर अगर एक ही प्लांट पर होंगे तो प्लांट कहलाएगा मोनोशियस, और अगर अलग अलग प्लांट पर होंगे तो प्लांट कहलाएंगे डायोशियस। जैसे कि मोनोशियस प्लांट मेज कैस्टर में देखे जाते हैं और डायोशियस प्लांट पपाया में, पपीते में देखे जाते हैं। इसमें पपीते के हमेशा 2 पेड़ लगाए जाते हैं क्योंकि मेल से फिर पॉलन ग्रेन उड़कर फिर फीमेल तक जाते हैं। इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज। तो कैस्टर और मेज में देखा जाता है कि मेल फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है ऑन द सेम प्लांट। इस तरीके के प्लांट को मोनोशियस बोला जाता है। लिखा हुआ भी आगे, इन्हें कहा जाता है मोनोशियस। इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जीटनोगैमी। कॉम्पिटिशन में बहुत बार इस लाइन से सवाल आ चुका है कि अगर कंडीशन मोनोशियस होगी तो ऑटोगैमी नहीं होगी लेकिन जीटनोगैमी हो जाएगी क्योंकि मेल फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर मौजूद है। इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया, कुछ और दूसरी स्पीशीज जैसे कि जिक्र इन्होंने पपाया क्या किया है, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स। मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट प्लांट्स पर। दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, यानी कोई एक प्लांट या तो मेल होगा या फीमेल होगा। इस कंडीशन को डायशस बोला जाता है। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जीटनोगैमी। तो अगर डायोशियस कंडीशन होगी तो उसमें ना तो ऑटोगैमी ही हो पाएगा और ना ही जीटनोगैमी हो पाएगा। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहने का मतलब ये होता है कि जब पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा पर, तो फिर ये जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला पार्ट जो पिस्टल कहलाता है, तो पॉलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में लगातार इंटरेक्शन होता है कुछ केमिकल्स की वजह से, और उसके रिजल्ट में फिर ये डिसाइड होता है कि आगे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब निकल के स्टिग्मा स्टाइल ओवरी क्रॉस करके ओव्यूल तक जाएगी या नहीं जाएगी। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में बॉटनिस्ट ने काफ़ी तारीफ की है, काफ़ी डायनामिक, काफ़ी शानदार प्रोसेस है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि पॉलन ग्रेन आगे जर्मिनेट होगा, पॉलन ट्यूब बननी है या नहीं बननी है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर पॉलन ग्रेन कॉम्पेटिबल होगा, अगर पॉलन ग्रेन सेम स्पीशी का होगा तो बात आगे बढ़ेगी, और अगर पॉलन ग्रेन किसी दूसरी स्पीशी का है या फिर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी वाला मामला है, तो ऐसे में या तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ही नहीं होता है या फिर वो स्टिग्मा क्रॉस कर गया, स्टाइल को क्रॉस नहीं कर पाता, मतलब पॉलन ट्यूब ग्रोथ को रोक दिया जाता है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी बात बताया कि जब पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा पर लैंड करने से लेकर और पॉलन ट्यूब का ओव्यूल में एंट्री तक का जो ये सफ़र है, ये कहलाता है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी डायनामिक प्रोसेस है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, कब होगा पॉलन जर्मिनेशन, उसके अंदर से पॉलन ट्यूब निकलेगी, और कब नहीं होगा। तो ये डिसाइड होता है इससे कि अगर सेम स्पीशी का पॉलन ग्रेन है और उसके ऊपर सिमिलर स्टाइल जीन मौजूद नहीं है तो बात को आगे बढ़ाया जाएगा, और अगर सेम स्पीशी का पॉलन ग्रेन नहीं, जैसे गेहूं का प्लांट उसके ऊपर चावल का पॉलन ग्रेन आ गया, या फिर सिमिलर स्टाइल जीन मौजूद है, तो ऐसे में या तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ही नहीं होता है, और अगर जर्मिनेट कर भी जाता है तो पॉलन ट्यूब स्टाइल से आगे क्रॉस नहीं कर पाती है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? एनसीईआरटी बड़ा खूबसूरत तरीके से समझाया गया, थोड़ा सा देखते हैं। टॉपिक है हमारा अगला पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन, यानी कि कॉम्पेटिबल पॉलन। तो राइट टाइप ऑफ पॉलन को इन्होंने बोला है कॉम्पेटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीशी एज द स्टिग्मा। तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि पॉलिनेशन की ये गारंटी नहीं कि पॉलन ग्रेन वही आएगा जिसकी ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि प्लांट गेहूं का है और चावल का पॉलन ग्रेन उड़कर आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन आ जाए जिसके ऊपर सिमिलर स्टाइल जीन मौजूद है, तो फिर ये राइट टाइप ऑफ पॉलन नहीं होगा, ये रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन कहलाएगा। राइट टाइप ऑफ पॉलन कौन सा होगा? जो कि सेम स्पीशी का हो, मतलब कि जो प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जीन है वही पॉलन ग्रेन के ऊपर मौजूद हो और उनके ऊपर सेल्फ स्टेरिलिटी वाला मामला भी ना हो। Often pollen of the wrong type either from the other species or of the same plant if it is self incompatible। अक्सर ये देखा जाता है कि गड़बड़ पॉलन ग्रेन आके लैंड कर जाता है जो या तो किसी दूसरी स्पीशी का होता है या फिर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी वाला मामला होता है। Also land on the stigma. The pistil has the ability to recognize the pollen। पिस्टिल मतलब ये स्टिग्मा को लेकर बात कर रहे हैं। ये सवाल कंपटीशन में पूछा जा सकता है, पिस्टिल के अंदर ये एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज ऑफ द राइट टाइप, यानी कि कॉम्पेटिबल है, और ऑफ द रॉन्ग टाइप या फिर इनकॉम्पेटिबल है। तो ये सवाल आपसे पूछ लेगा कि ये कौन रिकॉग्नाइज करता है कि पॉलन ग्रेन कॉम्पेटिबल है या इनकॉम्पेटिबल है। आप एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर लगा कर आएंगे पिस्टिल। ठीक है, इफ इट इज ऑफ द राइट टाइप, अगर वो सही टाइप का पॉलन है, द पिस्टिल एक्सेप्ट द पॉलन, पिस्टिल पॉलन को एक्सेप्ट करता है, एंड प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट को प्रमोट करता है, मतलब आगे फिर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करना शुरू करेगा। यहाँ पर देखिए बड़ा खूबसूरत से डायग्राम में एनसीईआरटी में दिखाया गया है कि ये एक से ज़्यादा पॉलन ग्रेन लैंड कर गए हैं स्टिग्मा पर,
और कोई एक पॉलन ग्रेन की पॉलन ट्यूब ही यहाँ से फाइनली स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से होती हुई अंदर ओव्यूल में गई है। नीचे 2 सिनर्जिड होते हैं, आपको मालूम है। सिनर्जिड्स के ऊपर मौजूद होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, उनसे निकलते हैं कुछ खास केमिकल जिन्हें अट्रैक्टेंट्स कहा जाता है। वो अट्रैक्ट करते हैं पॉलन ट्यूब को, यानी इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल। और किसी एक सिनर्जिड के जरिए, जो कि पॉलन ट्यूब की एंट्री से पहले टूट जाता है, डीजनरेटेड सिनर्जिड के जरिए ही पॉलन ट्यूब अंदर जाती है और वो सिनर्जिड के अंदर अपने 2 मेल गैमेट छोड़ देती है। फिर उसमें से एक मेल गैमेट जाके फ्यूज करता है सेंट्रल सेल से और एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एग सेल से। ये 2 मेल गैमेट कहाँ से आते हैं? आपको बताया गया था पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल होते हैं, कहलाता है वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। 60% एंजियोस्पर्म में ये देखा जाता है कि पॉलन ग्रेन शेड एट 2 सेल्ड स्टेज। तो यह पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में स्टिग्मा पर आ जाएगा और यहाँ पर आने के बाद, स्टिग्मा पर आने के बाद उसका जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट टूटेगा, फिर वो 2 मेल गैमेट पॉलन ट्यूब से जाते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज में लैंड करता है स्टिग्मा, जैसे कि बाकी के 40% एंजियोस्पर्म में देखा जाता है। तो शुरुआत से ही 2 मेल गैमेट होते हैं और वो 2 मेल गैमेट इस पॉलन ट्यूब के जरिए अंदर पहुंच जाते हैं एम्ब्रियो सैक में, जहां पर कि एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग सेल से, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा सेंट्रल सेल से। इसी को डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो एक वक्त में एक से ज़्यादा पॉलन ग्रेन लैंड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब बन सकती हैं, लेकिन फाइनली ये जनरली ये देखा जाता है कि एक ही पॉलन ट्यूब अंदर एंटर करती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर ने दिखाया किस तरीके से बहुत सारी पॉलन ट्यूब हैं जो कि यहाँ अंदर का सफ़र तय कर रही है, लेकिन फाइनली एम्ब्रियो सैक में कोई एक ही जनरली पहुँचती है। इस डायग्राम में दिखाया है पॉलन ट्यूब ने आके डीजनरेटिंग सिनर्जिड में अपने दोनों मेल गैमेट छोड़ देने और फिर एक मेल गैमेट जाके फ्यूज करेगा एग सेल से और एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा सेंट्रल सेल से, है ना। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटर रास्ते को गाइड कर रहा है, ये इन्होंने डायग्राम में दिखाने की कोशिश की। इफ द पॉलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप, अगर गड़बड़ पॉलन है यानी कि इनकॉम्पेटिबिलिटी वाला मामला है किसी दूसरी स्पीशी का, द पिस्टल रिजेक्ट द पॉलन, पिस्टल रिजेक्ट कर देगी पॉलन को। तो अगर पॉलन रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टल रिजेक्ट्स द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग द पॉलन जर्मिनेशन, या तो पॉलन जर्मिनेशन ही नहीं होगा स्टिग्मा के ऊपर, और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल, या फिर स्टाइल के अंदर पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को रोक दिया जाएगा। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन followed by its acceptance or rejection is the result of the continuous dialogue between the pollen grain and the pistil। आगे उन्होंने बताया कि ये जो पिस्टिल के अंदर एबिलिटी है कि वो पॉलन ग्रेन को पहचानती है कि वो कॉम्पेटेबल है या इनकॉम्पेटेबल है, फिर उसी के बाद आगे की चीज़ों को डिसाइड करती है कि पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट कराना है या नहीं जर्मिनेट कराना है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द पॉलन ग्रेन एंड द पिस्टिल, यानी कि इन दोनों के ऊपर मौजूद होते हैं केमिकल्स, उन केमिकल का इंट्रैक्शन होता है और अगर इंट्रैक्शन सही होता है तो फिर बात आगे बढ़ती है, अदरवाइज रोक दी जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको बताया जाता है कि ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है, यानी ओवम की जो आउटर सेल्स होते हैं वहाँ पर मौजूद होता है एक केमिकल, एक एंटीजन जिसे बोला जाता है फर्टिलाइजन। स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, स्पर्म हेड के ऊपर मौजूद होता है एंटी फर्टिलाइजन। जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है तो पहले इन फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन के बीच में इंटरेक्शन होता है, और अगर ये सेम स्पीशी के पाए जाते हैं तब बात आगे बढ़ती है और स्पर्म को अंदर एंटर करने दिया जाता है। मतलब कोरोना रेडिएटर के ऊपर ही मौजूद होते होंगे फर्टिलाइजन एंटीजन, और एंटी फर्टिलाइजन एंटीबॉडी मौजूद होता होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म हेड पर। तो जिस तरीके से वहाँ अल्लाह ताला ने ह्यूमन बीइंग के अंदर भी मामला रखा है गैमीट्स पर, बिल्कुल ऐसे ही मामला केमिकल्स का पॉलन ग्रेन और पिस्टिल पर भी रखा है। This dialogue is mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil. It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interaction leading to the recognition followed by acceptance or rejection। आगे ने बताया कि अभी कुछ ही सालों में बॉटनिस्ट को ऐसे कुछ केमिकल्स का पता चला है कि जिनके इंट्रैक्शन की वजह से एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन वाला मामला देखा जाता है। As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain germinates on the stigma। अगर compatible pollen grain होगा, compatible pollination है तो pollen grain germinate कर देगा स्टिग्मा के ऊपर, germinate हो जाएगा and produce a pollen tube, और उसके रिजल्ट में बनेगी एक पॉलन ट्यूब। आपको ये बात बताई जा चुकी है, पॉलन ट्यूब इज द ओवरग्रोथ ऑफ द इंटाइन, और वो बाहर निकल कर आती है जर्मपोर से। एक्साइन में कुछ सुराख होते हैं जहाँ स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है, वो कहलाते हैं जर्मपोर, वहीं से पॉलन ट्यूब निकल कर बाहर आती है थ्रू वन ऑफ द जर्मपोर, है ना। ये बात हमारी पहले हो चुकी है। द कंटेंट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव into the pollen tube. Pollen tube grows through the tissues of the stigma and style reaches the ovary. You will recall that in some plant pollen grains are shed at two-celled condition। आप जानते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर pollen grain two-celled condition में shed होते हैं, vegetative cell, generative cell। In such plant the generative cell divides and form the two male gamete during the growth of the pollen tube। इन प्लांट्स के अंदर देखा जाता है कि जिनमें कि pollen grain shed हुआ था two-celled स्टेज में, टू सेल्ड स्टेज में, उनके अंदर ये देखा जाता है
कि द जनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म द टू मेल गैमीट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा, क्योंकि वहीं पर आके अपने बाकी के स्टेप्स को कवर करता है। इन प्लांट विच शेड पॉलन इन द थ्री सेल्ड कंडीशन, जिनमें थ्री सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन शेड होता है, पॉलन ट्यूब कैरी द टू मेल गैमीट फ्रॉम द बिगिनिंग, पॉलन ट्यूब के अंदर शुरुआत से ही दो मेल गैमीट होते हैं। और इधर क्या बताया गया कि जनरेटिव सेल डिवाइड करता है और टू मेल गैमीट बनाता है ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा, जब पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही होती है उसी दौरान। और अगर थ्री सेल्ड कंडीशन में तो स्टार्टिंग से उसके पास दो मेल गैमीट होते हैं। पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल, ओवरी तक पहुंचने बाद फिर वो ओव्यूल में एंटर करेगा थ्रू द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल से एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड, और वो किसी एक सिनर्जिड में एंटर कर जाएगा थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस, सेलुलर थिकनिंग जो सिनर्जिड के ऊपर मौजूद थी उनकी बात हो रही। Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergid guides the entry of pollen tube। बहुत बार इस लाइन से सवाल आ चुका है कि what is the function of the filiform apparatus of the synergid? It guides the entry of pollen tube inside the embryo sac। ये आंसर आपको लगाना होगा। All these events from the pollen grain deposition on the stigma, ये तमाम इवेंट जिसमें की स्टार्टिंग होती है from pollen grain deposition on the stigma until the pollen tube enters the ovule are referred to as pollen pistil interaction। तो pollen grain का स्टिग्मा पर लैंड करने से लेकर pollen tube की एंट्री इनसाइड द ओव्यूल कहलाता है pollen pistil interaction। इस लाइन को आप याद रखेंगे, अभी तक नीट में ऐसा सवाल नहीं आया। As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process। ये एक बहुत शानदार प्रोसेस है involving pollen recognition फॉलोड बाय प्रमोशन और इनिबिशन ऑफ द पॉलन, क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि पॉलन ग्रेन को इनिबिट करना है या फिर पॉलन जर्मिनेशन कराना है। द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन इवन इन इनकॉम्पेटिबल पॉलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड्स। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन के बारे में नॉलेज आने से ये भी हुआ है अब कि अब डायरेक्ट इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन करा दिया जाता है, तो अगर सिमिलर स्टाइल जीन मौजूद हैं तब भी प्लांट ब्रीडर्स ऐसे केस में डायरेक्ट ओवरी से पॉलन ग्रेन को एंट्री करा के पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन को समझ के डायरेक्ट ओवरी से ओवरियन इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन करा के पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स करा देते हैं। यू कैन ईजिली स्टडी पॉलन जर्मिनेशन। अब इन्होंने थोड़ा सा एक पार्ट टॉपिक को चेंज किया, बताया कि आप पॉलन जर्मिनेशन को इजीली देख सकते हैं। किस तरीके से आपको पॉलन ग्रेन लेने होंगे ऐसे प्लांट की जिनमें जल्दी से पॉलन ट्यूब बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलन ग्रेन लेने पी, चिक पी, क्रोटलेरिया, विनका बल्सम, और उनको एक कांच की स्लाइड पर रख दें, उसके ऊपर रख दें शुगर सॉल्यूशन 10% शुगर सॉल्यूशन, तो अगले 15 से 30 मिनट के अंदर आप लो पावर के माइक्रोस्कोप में भी देखेंगे पॉलन ट्यूब निकलती है आपको दिख जाएगी। 10% शुगर सॉल्यूशन रखेंगे तो आफ्टर 15 to 30 मिनट्स, 15 से 30 मिनट के बाद आप देखेंगे लो पावर लेंस के माइक्रोस्कोप में कि पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन से बाहर आ रही हैं। तो कंपटीशन में यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन देखना है लैब के अंदर तो हम कैसे देख सकते हैं, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कि इन प्लांट्स के पॉलन ग्रेन ले सकते हैं आप, पी, चिक पी, क्रोटलेरिया, विनका बल्सम, और आप एक कांच की स्लाइड पर उसे रख दें, उसके ऊपर शुगर सॉल्यूशन रख दें 10% वाला, 15 से 30 मिनट के अंदर हमें उसमें से पॉलन ट्यूब निकलती हुई नजर आ जाएगी। As you shall learn in chapter on plant breeding, chapter 9, a breeder is interested। थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब ये अगर आप खुद से प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम कराते हैं, जैसे कि मेंडल ने कराया था। अब जैसे कि पी प्लांट के अंदर भी बाइसेक्सुअल फ्लावर थे, तो उसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन होने की टेंडेंसी भी है पी प्लांट के अंदर, तो उसने कैसा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया था कि टॉल प्लांट को डॉर्फ प्लांट से क्रॉस कराया था, जिसे उसे फीमेल बनाना होता था, उसके अंदर वो उसके स्टेमिन को या एंथर को काट देता था। दिस रिमूवल ऑफ एंथर और स्टेमिन इज नोन एज इमैस्कुलेशन, और फीमेल वाले पार्ट को बटर पेपर या प्लास्टिक से कवर कर देता था ताकि जब उसका पिस्टल रिसेप्टिव हो जाए तब वो अपनी मर्जी के पॉलन ग्रेन के ऊपर शेड कर सके। तो अगर आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना है तो यहाँ पहली बात तो ये कि ये इस दौरान आप दो चीज़ें कर सकते हैं। जैसे एक तो आप मेल पार्ट को काट के निकाल दें जिसे आपको फीमेल प्लांट बनाना है, बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर है, इसे बोला जाता है इमैस्कुलेशन। फीमेल वाले पार्ट को कवर करते हैं, ये कहलाता है बैगिंग। इमैस्कुलेशन बैगिंग भी ज़रूरत तभी है जबकि फ्लावर बाइसेक्सुअल है। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो आपको उसमें इमैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं है, केवल फीमेल वाले पार्ट को आपको कवर करना होगा। इसी के बारे में इन्होंने यहाँ इस टॉपिक में जिक्र किया। A breeder is interested to crossing different species and often genera to combine desirable character to produce commercially superior varieties। Artificial hybridization एक मेथड है जिसमें कि आप क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत उसे यूज़ कर सकते हैं। क्या करते हैं इसमें? इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूज फॉर पॉलिनेशन।
डिजायर्ड पॉलन ग्रेन यूज़ किए जाएंगे एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन, इस स्टिग्मा को बचाया जाएगा, फालतू के अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना आ जाए। दिस इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ एंथर या स्टैमिन, बैगिंग मतलब फीमेल वाले पार्ट को पिस्टल को बटर पेपर या प्लास्टिक के बैग से कवर कर दिया जाता है। आगे इन्होंने फिर बताया कि कब जरूरी है ये इमैस्कुलेशन बैगिंग। तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तब इमैस्कुलेशन की जरूरत है, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो आपको उसमें इमैस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं। इफ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर फीमेल पेरेंट्स के पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, रिमूवल ऑफ द एंथर from the flower bud before the anther dehisces using a pair of the forceps necessary, this is known as emasculation। तो अगर आप एंथर या स्टैमिन को काट के निकाल देते हैं तो ये कहलाता है emasculation। emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size, उसे फिर बैग से कवर कर दिया जाता है, जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर, जिसको कि अक्सर बटर पेपर से बनाया जाता है, टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, ताकि अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना जाए स्टिग्मा पर। विद दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग, ये मेथड कहलाता है बैगिंग। ठीक है। When the stigma of bagged flower, when the stigma of the bagged flower attains receptivity, जब उसका स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर pollen grain collected from the anther एंड मैच्योर pollen grain anther से ले लिए जाते हैं ऑफ द मेल पेरेंट और डस्टेड द स्टिग्मा, और उसे स्टिग्मा पर छोड़ दिया जाता है। एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड, उन्हें फिर से कवर कर दिया जाता है। एंड द फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप, और फिर पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स का इंतजार किया जाता है, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी, ओव्यूल सीड के अंदर कन्वर्ट होगा। इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर फीमेल पेरेंट यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है, देर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन, ऐसे में आपको इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, जरूरत ही नहीं काटने की, क्योंकि वो है ही नहीं। इस लाइन पर भी सवाल आ चुका है। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन, इसमें फीमेल फ्लावर की जो बर्ड्स हैं उन्हें कवर कर दिया जाता है फ्लावर ओपन होने से पहले ही। ये लाइन आप थोड़ी सी याद रखें। व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है, पॉलिनेशन इज कैरीड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पॉलन एंड द फ्लावर रीबैग, फिर उसके अंदर स्टिग्मा जब रिसेप्टिव हो जाता है तो पॉलिनेशन करा दिया जाता है, उसे दोबारा से कवर कर दिया जाता है। आई होप कि आपको ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज समझ में आ रही होगी। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम सीखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।